Very good morning to all of you. Thank you. By an incredible panel. It's a very important topic, which This session on redefining Europe's place in the world. युवल, आज दुनिया में जो हो रहा है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत बुरा। मेरा मतलब है हम बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। क्या नेता लोग ईश्वर में विश्वास दिखाने का ढोंग इसीलिए करते हैं क्योंकि लोग अपने जैसे विचारधारा को वोट देते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर आप कहें कि आप नास्तिक हैं तो आप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं चुने जा सकते। शायद रशिया में भी ऐसा ही है। मुझे नहीं लगता कि रशिया में आपको इलेक्ट भी किया जा सकता है, पर शायद। आपको ट्रंप के बारे में इस तरह बोलने से चिंता होती है कि आप सोचते हैं क्या मैं दोबारा अमेरिका जा सकता हूँ? ये चिंता की बात है कि हमें इस पर सवाल पूछना पड़ रहा है। तो धर्म सिर्फ अगर एक कहानी है और कई लोगों ने कई कहानियां लिखी, तो आज हमारे पास जो धर्म है उनकी कहानियां इतनी सफल क्यों है? इतिहास को मानवीय कल्पना है, उसने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। उसमें सब कुछ सच नहीं है। सच क्या है? लेकिन अंत में सच एक ही होता है, क्योंकि वास्तविकता एक ही है, सबके लिए एक बराबर। रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकती है। अच्छा, अगर मैं इंडिया का एक 25 साल का लड़का होता तो आप मुझे इस वक्त किस चीज पर ज्यादा ध्यान देने की सलाह देंगे? लेकिन मेरा मन ये कहता है कि फिलहाल किसी को कुछ नहीं पता। आप मानते हैं कि जिंदगी का कोई मकसद है, और अगर है तो क्या है वो? कि लोगों को लगता है कि कोई बहुत बड़ी कहानी है। मैं इस पर यकीन नहीं रखता। मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मांड किसी कहानी की तरह चलता है। आप किस पर यकीन करते हैं? मेरे ख्याल से सच ये है कि हाय युवल, आप अपना नाम कैसे बोलते हैं? युवल। युवल। ओह, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मैंने आपकी कई किताबें पढ़ी हैं और जिस तरह से आप लिखते हैं और सोचते हैं, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। इंडिया में मेरे जो भी दर्शक हैं, जितने भी हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए क्या आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, सिर्फ आपको समझने के लिए? वैसे मैं हूँ तो एक इतिहासकार, लेकिन मैं उस तरह का इतिहासकार नहीं हूँ जो ये मानता है कि इतिहास सिर्फ बीते हुए कल को पढ़ना है। वो हमें परिवर्तन समझाता है कि इस दुनिया में चीजें कैसे बदलती हैं, और इसका मतलब ये भी है कि हमें इसके जरिए वर्तमान और भविष्य को भी समझना है। और आप एक इतिहासकारक से एक ऐसे विचारक कैसे बने जो लगातार नए विचार और किताबें पेश करता है? जब आपको एक किताब लिखते हैं तो आपके मन में क्या क्या चलता है? क्या हर बार कोई आइडिया आने पर ही आप किताब लिखते हैं? जी हाँ, मतलब आमतौर पर मैं ये सोचकर शुरू नहीं करता कि ओह मुझे एक नई किताब लिखनी है, तो वो किस बारे में होनी चाहिए। राइट। इसके बजाय मेरे मन में धीरे धीरे कई आइडियाज जमा होते रहते हैं, और जब वो उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां मुझे लगता है कि हाँ मेरे पास लिखने के लिए कुछ नया है, तब मैं किताब लिख देता हूँ। मैंने आपकी सेपियंस पढ़ी है। मुझे लगता है कि वो आपकी पहली किताब थी जिसे मैंने पढ़ा। बहुत ही बेहतरीन थी, हालांकि मुझे वो पूरी तरह से याद नहीं है। मैं आपका टेस्ट नहीं लेने वाला। उस किताब की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मतलब जो बुक के पब्लिश होने से लेकर अब तक रेलेवेंट है। मुझे लगता है सेपियंस का मेन पॉइंट, जो कि आज भी पहले जितना ही रिलेवेंट है, वो ये है कि इतिहास को जो मानवीय कल्पना है उसने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। उसमें सब कुछ सच नहीं है। इंसान दुनिया पर इसीलिए राज करता है क्योंकि हम किसी भी और जीव की तुलना में बेहतर तरीके से एक दूसरे को सहयोग देना जानते हैं। हर चीज के पीछे कहानी छुपी होती है, और दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक कहानियों पर निर्भर करता है। धर्म के मामले में ये साफ तौर पर दिखता है, लेकिन अगर आप इकोनॉमी जैसी चीजों को भी देखें, कॉरपोरेशंस, पैसा, ये सभी असल में वो कहानियां हैं जिन्हें हमने बनाया है। दरअसल हमारी कल्पना के बाहर इनका कोई अस्तित्व भी होना मुमकिन नहीं है। मुझे लगता है कि सेपियंस का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही था कि इतिहास को मानवीय कल्पना की एक उत्पत्ति की तरह समझा जाए, और ये आज के समय में ज्यादा लागू होती है अगर आप 10-15 साल पहले से इसकी तुलना करें जब ये लिखी गई थी। तो धर्म सिर्फ अगर एक कहानी है
और कई लोगों ने कई कहानियां लिखी, तो आज हमारे पास जो धर्म है उनकी कहानियां इतनी सफल क्यों हैं और इतने समय बाद भी हमारे बीच में क्यों हैं? उन कहानियों में ऐसा क्या खास था? मतलब ऐसा भी क्या कारण था कि ये कहानियां सफल हुई और बाकी वाली नहीं? हमें इसकी वजह नहीं पता। कुछ हद तक ये एक इत्तेफाक हो सकता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए सैकड़ों और हजारों अलग अलग धार्मिक कहानियों के बीच एक कंपटीशन चलता रहता है, और बेशक आपको एक खास लेवल की अट्रैक्टिवनेस की जरूरत होती है ताकि इंसान उस कहानी में दिलचस्पी लें। लेकिन उसके आगे मैं उन इतिहासकारों में आता हूं जो मानते हैं इत्तेफाक और किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होता है। कौन सी कहानी आगे जाएगी? यहाँ तक कि सबसे बड़ी कहानियां भी हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी आज दुनिया में सबसे ज्यादा फैला हुआ धर्म क्यों है? कुछ हद तक ये बस किस्मत से है। किस्मत और अच्छी स्टोरी टेलिंग भी। हाँ, अब दोनों का कॉम्बिनेशन है। मेरा मतलब क्रिश्चियनिटी के पास एक प्रभावशाली कहानी है। इसमें कुछ ऐसा है जिस पर लोग विश्वास करना चाहते हैं। जानते हो, अगर आप गहराई से समझें कि क्रिश्चियनिटी में लोगों को मेन स्टोरी जो सुनाई जाती है वो ये है कि आपसे वो ईश्वर प्रेम करते हैं जिसने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया और इसे चलाता है। ईश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं कि वो आपके खातिर दुख झेलने और खुद का बलिदान देने के लिए तैयार हैं। और ये किसी इंसान के प्रेम जैसा नहीं है जिस पर आप हमेशा शक करें। शायद वो आज मुझे चाहता है लेकिन कल उसका मन बदल जाएगा। शायद वो मुझे चाहता तो है लेकिन समझता नहीं है। अगर वो मेरे मन की गहराई को देख पाता, मेरे दिमाग को पढ़ पाता, वो मुझे अच्छे से परख पाता, तो शायद वो मुझे नहीं चाहता। वैसा नहीं है। ये प्रेम एक सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ ईश्वर का प्रेम है जो मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी मुझसे प्यार करते हैं। ये एक बहुत ही आकर्षक विचार है, लेकिन इसकी दिक्कत यह है कि कोई भी विचारधारा जितनी आकर्षक होती है उसके झूठ होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होती है। लोगों के लिए ऐसी कहानी के पक्ष में सबूत ढूंढना बहुत आसान हो जाता है जिस पर वो विश्वास करना चाहते हैं। इसीलिए आपको कहानी जितनी विश्वसनीय लगे, आपको उतना ही सावधान रहना चाहिए, वरना आपको जाल में फंसाना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। क्या आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं? यही देखिए, हर कोई विश्वास करना चाहता है कि मरने के बाद भी जीवन होता है। ये लगभग दुनिया के सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में मौजूद है, लेकिन इसका सबूत ना के बराबर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका सबूत नहीं है। आपने कभी कोई सबूत देखा? हम चलिए इस बात पर सहमत होते हैं कि जो सबूत है वो बहुत बहुत ज्यादा कमजोर है। पर सबूत का क्या? कोई कैसे साबित कर सकता है कि मरने के बाद जीवन है या नहीं? मुझसे मत पूछिए। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। बिल्कुल। लेकिन इतिहास में लोग सबसे ज्यादा इसी बात पर विश्वास करते आए हैं। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई सबूत है ही नहीं, वरना आपके व्यूअर्स में से कोई कमेंट करेगा कि मैंने पुनर्जन्म की कहानी सुनी जिसमें व्यक्ति अपने परिवार से मिला, और शायद इसका थोड़ा बहुत सबूत हो सकता है। राइट। लेकिन आपको जो साबित करना है और इस विचार का इतिहास पर जो असर देखने को मिला है उसके मुकाबले ये सबूत ना के बराबर है। फिर भी इतिहास में इसका इतना ज्यादा प्रभाव रहा है। और एक और दिलचस्प बात है, मैं यहाँ पर खास तौर पर क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि उन्हें इस पर विश्वास है, लेकिन आप उनका व्यवहार देखिए। आज की दुनियाओं के नेताओं की बात कर लीजिए। क्या पुतिन सच में विश्वास करते हैं? वो कहते हैं कि वो एक क्रिश्चियन है और एक क्रिश्चियन को फलाना चीजों में मानना पड़ता है। एक व्यक्ति जो ये मानता है कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर जो उससे प्रेम करता है, क्या वो इंसान युद्ध शुरू करेगा, हजारों को मारेगा और लाखों को बेघर करेगा? बिल्कुल नहीं। ये उस इंसान के काम हो ही नहीं सकते जो ईश्वर को मानता है। क्या नेता लोग ईश्वर में विश्वास दिखाने का ढोंग इसीलिए करते हैं क्योंकि लोग अपने जैसे विचारधारा को वोट देते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर आप कहें कि आप नास्तिक हैं तो आप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं चुने जा सकते। बिल्कुल। शायद रशिया में भी ऐसा ही हो। मुझे नहीं लगता कि रशिया में आपको इलेक्ट भी किया जा सकता है, पर शायद। क्या आपने इस हफ्ते यहाँ किसी नेता का भाषण सुना है?
माफ करना, मेरे पास समय नहीं था। मैंने उनमें से कुछ ही ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ी हैं, Right. कुछ भाषणों की, लेकिन मेरे पास उतना ज्यादा समय नहीं था कि मैं जाकर वो सब सुन पाऊं। युवल, आज की दुनिया में जो हो रहा है इसके बारे में क्या सोचते हैं जियोपॉलिटिकली? बहुत बुरा। मेरा मतलब, हम बच्चों की तरह लड़ रहे थे। राजनीति और मानवीय व्यवहार के सबसे बेसिक लेसन्स भी ये लोग नहीं सीख पाए हैं। अब आप इस नजरिए का फिर से उबाल देख रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीज जो उनके लिए मायने रखती है और जो उनके पास होनी चाहिए, वो है पावर और फोर्स, खास करके मिलिट्री फोर्स। आजकल के बड़े नेता और काफी सारे आम लोग भी ये मानते हैं कि दुनिया में सब कुछ बस एक दिखावा है, सब बकवास है, उस सब का कोई मतलब नहीं है। उनका कहना है कि असलियत में सिर्फ पावर है और सभी ह्यूमन रिलेशंस पावर रिलेशंस हैं, पावर स्ट्रगल्स हैं। और अगर कोई भी आपको कुछ और बताता है, ये सिर्फ एक ट्रिक है, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप पर काबू करने पर क्या के लिए। इंसान हमेशा से ऐसा नहीं था जब से हमारा इवोल्यूशन नहीं। शुरू हुआ है? आपको हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो जो कि ऐसा मानते होंगे, माना कि ऐसी बातें बोलने वाले लोग हमेशा से हैं। लेकिन हमारी फिलॉसफी और आध्यात्मिक विचारधारा का इतिहास हमेशा से इस नकारात्मक और बुरी सोच के खिलाफ रहा है, जो बताता है कि इस दुनिया में बुराई बहुत ज्यादा है। जैसे कि मेरा मतलब, अगर हम प्लेटो की रिपब्लिक पढ़ें, जो कि वेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट किताब है राजनीति के लिए, उसकी शुरुआत जो सोक्रेट्स के एक सवाल से होती है, जो ये पूछते हैं कि न्याय क्या है। तब एक शख्स जवाब देता है कि अच्छा, न्याय तो वो है जो कि एक ताकतवर इंसान करना चाहता है, वो न्याय है। और बाकी पूरी किताब बस इसी के खिलाफ बात करती है। और आप अपने डेली लाइफ में देखिए कि क्या लोग अपने आप से पूछ रहे हैं कि क्या मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूं? क्या आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आप जिसे भी जानते हैं, क्या उनके साथ इसी पावर स्ट्रगल में रहते हैं? क्या आपका एक भी सच्चा दोस्त नहीं है इस दुनिया में? क्या आपके परिवार के अलावा बाकी लोगों के सामने आप खुद को उनसे बेहतर दिखाना चाहते हैं? मेरा मतलब, अगर कोई सच में ऐसा मानता है तो उसका जीवन बहुत दुखदायक होगा। मानता हूँ, पर सबके साथ कहना शायद गलत होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ हो सकता है ना? हाँ, चाहे वैसे कह लो, दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं। हम सबसे मुकाबला तो नहीं कर सकते। और यही बात जियोपॉलिटिक्स के लेवल तक भी लागू होती है। यह कहना कि देशों के बीच दोस्ती नहीं हो सकती गलत है। हम अमेरिका और यूरोप की दोस्ती देखें तो इतिहासकार होने के नाते कहूं तो दो देशों की सबसे बेहतरीन दोस्ती है, जो कई पीढ़ियों से बनी हुई है। मैं समझ सकता हूं कि अगर कोई मुझसे आकर कहे कि सुनो, मुझे नहीं लगता कि टेक्सास और आयोवा में बैठे टैक्स पेयर्स को टैक्स देना चाहिए जर्मनी और फ्रांस के डिफेंस के लिए, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं। लेकिन फिर उसके बाद में ये बोल देना कि देखो, मैं ताकतवर हूं इसीलिए मैं ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लूंगा। क्यों? क्या? देखो, दोस्ती जो होती है, मतलब अगर सिर्फ पावर की बात करूं तो दुनिया में कुछ असली दोस्त होना भी पावर दर्शाता है। इस दोस्ती को ठुकराना सिर्फ कुछ बर्फ के लिए, इसके पीछे पर क्या क्या आपको तर्क सच हो में लगता सकता है कि इसके पीछे कोई और वजह नहीं है? मुझे इस बारे में मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता। मतलब हो सकता है कि शायद एक से ज्यादा वजह हो इसके पीछे। एक वजह उसकी हो सकती है कि वो क्लाइमेट चेंज को सीरियसली ले रहे हैं। उसके अलावा मुझे कोई और वजह नजर नहीं आती, अगर आपको क्लाइमेट चेंज पर विश्वास नहीं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ही है जो ग्रीनलैंड को इम्पोर्टेंट क्योंकि बनाता जब है। बर्फ पिघलेगी, क्योंकि बर्फ पिघल जाएगी, तब ट्रेड रूट्स बनेंगे। उसके बाद फिर शायद आपको उस बर्फ के नीचे दबे हुए मिनरल्स भी मिल पाएंगे ग्रीनलैंड में। पर ये सब तभी सेंस बनाता है जब कोई क्लाइमेट चेंज को सच मानता है, और वो तो कहते हैं कि ये सब झूठ है। शायद इसे सिर्फ ऐसे ही समझा जा सकता है कि वो एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन है। वो एक टाइकून है जो उस जमीन को अपने नाम करवाना चाहता है। जैसे कि मैं वो राष्ट्रपति हूँ जो ग्रीनलैंड खरीद कर उसे यूएस ले आया। शायद सिर्फ यही वजह है। शायद जो बात पावर के बारे में समझनी सबसे आसान है वो ये है कि अंत में आपकी पावर कॉपरेशन पर टिकी होती है, ना कि फोर्स पर। एक फौज बनाने के लिए भी आपको हजारों लोगों के विश्वास की जरूरत होती है जो आपसे कभी बिना मिले ही आपके लिए जान देने को तैयार हों। अगर आप ऐसा सोचे कि आप फौज खड़ी कर लेंगे
इस तरह से कि कुछ लोग आपके फौजियों को डरा धमकाकर आपकी बात मनवाएं, तो फिर आप उन लोगों से कैसे अपनी बात मनवाएंगे जो उन फौजियों को कंट्रोल कर रहे हैं? क्या उन्हें भी कोई कंट्रोल करेगा? और कब तक? स्टोरी टेलिंग। अंत में चाहे आपको जैसे फौज बनानी हो या कुछ और, जैसे कोई संस्था, कोई देश, आम लोगों को आप में विश्वास करना होगा, या कहें आपकी किसी भी कहानी में आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी जो आपके किसी नैतिक सिद्धांत में मानते हो, आपके विश्वास पर विश्वास रखते हो। आप किसी को डरा धमकाकर कभी भी कुछ भी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। इतिहास गवाह है कि दुनिया की कोई भी बड़ी चीज लोगों को डराकर या परेशान करके नहीं बन सकती। और ये बात जियोपॉलिटिक्स पर भी लागू होती है, क्योंकि एक सच्चा दोस्त होने का मतलब तब समझ आता है जब आप कमजोर हों। जब आप ताकतवर होते हैं तब दूसरों पर दबाव बनाना आसान होता है, लेकिन अगर आप क्राइसिस में हैं और आप हार मान चुके हैं और तब कोई आपकी मदद करने के लिए आगे आए, तो वो बड़ी बात है। यूरोप और अमेरिका के बीच ऐसी ही दोस्ती रही है। और एक छोटी मगर याद रखने वाली बात है कि जब सितंबर 11 को अमेरिका पर हमला हुआ और उन्होंने अफगानिस्तान पर कार्यवाही की, तब डेनमार्क आगे आया था अमेरिका की मदद करने के लिए। मैंने कल ही इमैनुअल मैक्रोन को देखा और सुना। उन्होंने काफी अच्छे सनग्लासेस पहने हुए थे और वो भाषण दे रहे थे। मैंने कल शाम और आज सुबह ट्रंप को भी सुना। लग रहा है जैसे वो ऐसी चीज पर समझौता कर रहे हैं जिस पर खुलकर बात नहीं की जा रही, मतलब फिलहाल के लिए। मुझे नहीं लगता कि ये क्लाइमेट चेंज, ग्रीनलैंड या बर्फ पिघलने के बारे में है, और ना ही किसी ट्रेड रूट के बारे में। लगता है ये कोई और ही मामला है, पर खैर ये सिर्फ मेरा एक ओपिनियन है। तो इसमें आपका मतलब, आपका अनुमान क्या है? आपके हिसाब से ये सब किस बारे में है? हाँ, देखिए, जैसे जब आप किसी से मोल भाव करते हैं तो आप पहले किसी महंगी चीज का जिक्र करते हैं ताकि सामने वाला थोड़ी सस्ती चीजें ले ले किसी दुकान में। ग्रीनलैंड शायद वही एंकर है, ताकि सामने वाला कोई और चीज लेने के लिए राजी हो जाए शायद। जो कि क्या है? ज्यादा टैरिफ्स, जितने में मान जाए, जो फिलहाल ज्यादा लग रहे हैं। पता नहीं, मतलब मुझे भी नहीं पता कि इन टैरिफ से किसी का क्या भला हो रहा है। ना अमेरिकन्स का और बाकी दुनिया का तो बिल्कुल भी नहीं। और आप अपने नेगोशिएशन टैक्टिक के रूप में अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं जो उन्हें डराता है और अपमानित करता है। वो इस बात को भूलेंगे नहीं। भले ही आपको थोड़े समय के लिए अपना फायदा दिख जाए, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में जो हुआ है, मतलब सिर्फ हफ्तों में ही नहीं, सालों से जो चल रहा है उसे, पर वो यूरोपियंस भी इसे भुलाने नहीं वाले। और जब आपको पता लगने लगे कि शायद सबसे अच्छा दोस्त जो है वो आपकी पीठ में छुरा घोंप सकता है, या आपको नीचा दिखाने और धमकाने के बाद फिर कहे कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तो वो किसी को पसंद नहीं आएगा। ये ऐसी चीज है जो सालों की दोस्ती को बर्बाद कर सकती है। क्योंकि किसी का भरोसा जीतने में आपको सालों लग जाएंगे, लेकिन खोने में एक दिन लगेगा। आप चाहे किसी और फील्ड का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि फाइनेंस का। जो बैंक्स होते हैं उनका सोचिए जरा। जैसे कारपेंटर्स लकड़ी का सामान बनाते हैं, इस टेबल को भी किसी कारपेंटर ने बनाया है। इंजीनियर्स इमारतें और पुल बनाते हैं, तो बैंकर्स भला आपको क्या देते हैं? वो आपको भरोसा देते हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी यही करते हैं। मुझे उन पर भरोसा है कि अगर मुझे पैसे की जरूरत होगी तो वो मुझे वापस मिलेगा। और फिर वही बैंकर किसी ऐसे एंटरप्रेन्योर के साथ भरोसे का रिश्ता बनाता है जिसे नया काम शुरू करने के लिए या कंपनी खड़ी करने के लिए पैसों की जरूरत हो। वो दोनों जब एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने लगते हैं, तब वो बैंकर मेरे दिए हुए पैसों को उस एंटरप्रेन्योर को देता है ताकि वो कंपनी शुरू कर सके। अब मैं उस एंटरप्रेन्योर को नहीं जानता, मैं उस पर भरोसा नहीं करता, मैं उसे अपना पैसा क्यों दूंगा? लेकिन फिर बैंकर बीच में आता है और हम दोनों को जोड़ने वाला मानो एक पुल बन जाता है जो कि भरोसा बनाए रखता है। अब सोचिए, अगर वही बैंकर किसी दिन टीवी पर आकर कहे कि मेरा ये पैसा अब वापस करने का कोई इरादा नहीं है, मेरे बैंक में जो भी पैसे हैं मैं उसे लेकर कहीं भाग जाऊंगा और मेरे कस्टमर्स चाहे कुछ भी कर लें पर उन्हें
फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तो उससे बड़ा बेवकूफ कौन है? आपने इतने सालों तक मेहनत करके इन लोगों का भरोसा जीता है, तो उसे आप खत्म क्यों करना चाहते हैं? यही तो आपके काम की बुनियाद है। और पॉलिटिक्स भी बैंकिंग की तरह है, आप इसमें भी हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर किसी भी तरह आपने मुश्किल से एक भरोसेमंद रिश्ता बना लिया है अपने पॉलिटिक्स के जरिए, तो वो आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। क्या ये लोकतंत्र की राजनीति की समस्या हो सकती है जहां नेताओं का कार्यकाल कुछ समय के लिए होता है? क्योंकि तब दोस्ती को हमेशा के लिए निभाने की जरूरत नहीं होती, बस 3-4 साल या 5 साल तक ही काफी होती है। लोकतांत्रिक राजनीति का और यहाँ तक कि आधुनिक राजनीति का भी मूल सिद्धांत ये है कि रिश्ते देशों के बीच होते हैं, ना कि परिवारों, वंशों या फिर व्यक्तियों के बीच। पर फिलहाल ऐसा नहीं दिखाई दे हाँ, रहा तुम है। सही कह रहे हो। ये विश्वास की एक और ऐसी कड़ी है जो दुनिया में अब टूट रही है। मैंने कुछ समय पहले ट्रंप को पुतिन के द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के बारे में बोलते सुना था। तब लोगों ने पुतिन के बारे में ट्रंप से पूछा कि आप उस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं जब उसने पहले भी धोखा दिया है। तब ट्रंप का जवाब क्या था? उन्होंने कहा कि पुतिन ने वो वादे नहीं तोड़े जो मुझसे किए थे। उन्होंने ओबामा से किए वादे तोड़े, उन्होंने बाइडेन से किए वादे तोड़े। अब देखिए, ये तो हमें मिडिल एजेस में वापस ले जा रहा है। आधुनिक राजनीति का नियम यह है कि ये पुतिन के द्वारा ओबामा से किया गया वादा नहीं है, बल्कि रशिया द्वारा अमेरिका से किया गया वादा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि अगर आप कोई शांति समझौते को साइन करते हैं तो वो एक देश के साथ करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति बदलने पर भी समझौता रहेगा। लेकिन ये सब फिर उस आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को नष्ट करने जैसा है। हम वापस उस पुराने समय की तरफ जा रहे हैं जहां संबंध सिर्फ राजाओं के बीच होते थे। इसीलिए अब विदेश नीति का मतलब ये हो गया है कि आपके ट्रंप के साथ कैसे रिश्ते हैं, ना कि अमेरिका के साथ। इसी वजह से कई सारे देश डोनाल्ड ट्रंप के साथ और उनके परिवार के साथ व्यापार बढ़ा रहे हैं ताकि अमेरिका की विदेश नीति को प्रभावित किया जा सके। ये बिल्कुल ही पुराने जमाने जैसा है, जहां जो रिश्ते होते थे राष्ट्रों के बीच नहीं, बल्कि राज परिवार और राजाओं के बीच होते थे। युवल, आप ओरिजिनली इजराइल से हैं। आपको ट्रंप के बारे में इस तरह बोलने से चिंता होती है कि आप सोचते हैं, क्या मैं दोबारा अमेरिका जा सकता हूं? ये चिंता की बात है कि हमें इस पर सवाल पूछना पड़ रहा है। हाँ। अगर वो मुझे अमेरिका नहीं आने देते तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन मेरा काम है कि लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाना। तो अगर मैं ये काम कर ही नहीं सकता तो आखिर फायदा क्या? मैं किसी पॉडकास्ट में वो बातें क्यों बोलूं जिन पर मैं खुद भरोसा नहीं करता हूं, सिर्फ और सिर्फ किसी नेता को खुश करने के लिए। क्या आज का मीडिया ऐसा ही नहीं है? हर कोई वही बोल रहा है जिस पर उसको यकीन नहीं है। लेकिन नहीं, हर कोई नहीं। मुझे लगता है कि ये वही, जैसा मैंने अभी बोला, कि ये बहुत नकारात्मक नजरिया है कि सब कुछ सिर्फ पावर का खेल है। किसी को सच की परवाह नहीं है और जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। ये सोच उन लोगों को छूट देती है जो असल में धोखेबाजी है। दुनिया में हर नेता इस तरह की ये घटिया चालबाजी में शामिल हो जरूरी नहीं है, लेकिन ये हाल ही में हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब यही कहने लगे हैं कि सब झूठे हैं, सब भ्रष्ट हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि सब कुछ सिर्फ पावर के लिए है। जैसे किसी को भी अब दोस्ती की परवाह नहीं, वैसे ही किसी को सच की परवाह नहीं, जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। क्या आप वाकई अपने बारे में ऐसा सोचते हैं? जब आप आईने में देखते हैं तो क्या आपको वहां कोई ऐसा दिखता है जिसे सच और झूठ की परवाह नहीं है? और सच जो होता है ना, हाँ देखिए, आप झूठ बोलकर बहुत पावर तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत यह है कि अंत में आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। यही सच है। अगर आप अपने बारे में सच नहीं जानते, अगर आप अपनी दुनिया, अपने जीवन और खुद की सोच के बारे में सच नहीं जानते, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि जीवन में दुख का असली कारण क्या है। और अगर आप ये नहीं जानते तो भले ही आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाएं, सबसे अमीर इंसान बन जाएं, आप अपनी सारी शक्ति और पैसा गलत समस्याओं को सुलझाने में बर्बाद कर देंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि असल में आपके दुख का कारण क्या है। आपके लिए सच क्या है, युवल? किस बारे में?
किसी भी बारे में अपने आप में सच क्या है? अपने आप में सच क्या है? अ, शायद वास्तविकता से जुड़ना ही सच है। पर और क्या आप सच में वास्तविकता को ऐसे ही देखते हैं? क्या यही आपका असल नजरिया है? क्योंकि आपका सच मेरे या किसी और के सच से अलग हो सकता है। मेरे ओपिनियंस अलग हो सकते हैं किसी और के ओपिनियंस से, लेकिन अंत में सच एक ही होता है, क्योंकि वास्तविकता एक ही है, सबके लिए एक बराबर। रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकती है। मतलब जैसे कि अगर हम इजराइल फलस्तीन विवाद की बात करें, तो जब आप इजराइल और फलस्तीन के नजरिए से देखते हैं तो ये विवाद बिल्कुल ही अलग नजर आता है, लेकिन वास्तविकता कितनी जटिल है ये इसे दर्शाता है। पर सच तो ये है कि उदाहरण के तौर पर इजरायलीज मानते हैं कि ये सारी जमीन उन लोगों की है, और पैलेस्टीनियंस मानते हैं कि ये पूरी जमीन उनकी है। यही सच है। ये थोड़ा जटिल है। सच ये भी है कि इजराइल और हमास के बीच हाल ही में हुई जंग के दौरान हमास ने भी अत्याचार किए और इजराइल ने भी अत्याचार किए। यही सच है। ऐसा नहीं है कि एक हो गया। फलस्तीन का सच कि सिर्फ इजराइल के लोगों ने उन पर हमला किया है, और फिर एक इजराइल का सच है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच सिर्फ एक होता है कि दोनों पक्षों ने घोर अपराध किए हैं, क्योंकि वास्तविकता वही है जिसमें हम वो सब कुछ गिनते हैं जो घटित हुआ। अगर मैं इस पूरे मामले को देखूं और कहूं कि एक पक्ष गलत है, या ये कहूं कि एक इंसान गलत है, तो क्या इस बयान में कोई सच्चाई होगी? एक पक्ष गलत है या फिर एक इंसान? मतलब एक पक्ष गलत है। नहीं, ये उससे तो कहीं ज्यादा जटिल है। दोनों पक्ष सच्चाई का सिर्फ एक पहलू देखते हैं, उसे मानते हैं और सामने वाले की बात मानने से इनकार करते हैं, जो कि काफी आम बात है। मानव इतिहास में ये बहुत ही ज्यादा आम बात है, खासकर युद्ध में। असल में सच्चाई ये है कि पैलेस्टीनियंस को अपनी जन्मभूमि में सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार है, और उस तरह इजरायलियों को भी अपनी जन्मभूमि में सुरक्षा और गरिमा के साथ रहने का पूरा पूरा हक है। मगर दिक्कत ये भी है कि दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं जो इन दोनों बातों को एक साथ नहीं मानना चाहते। वो सिर्फ एक ही पक्ष का समर्थन करते हैं। मैंने ट्रंप और जैरेड कुशनर का वो सेगमेंट देखा था जहां वो गाजा के भविष्य के बारे में बता रहे थे। क्या आपने उसे कभी देखा है? मैंने अभी तक उसे नहीं देखा है। आपको लगता है कि उनकी बातें सही साबित होंगी? देखते हैं। मतलब इन लोगों ने पहले भी कई वादे किए हैं जो कि पूरे नहीं हुए। देखते हैं, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ट्रंप के हर काम के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा मतलब है कि कुछ काम जो उन्होंने किए वो अच्छे भी हो सकते हैं। उनके कुछ इरादे सही भी होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि गाजा का ना सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन हो, बल्कि फलस्तीनियों का भविष्य भी उज्जवल हो, और वो अपनी जन्मभूमि पर शान से रह सकें, और सिर्फ रह ना सकें बल्कि जहां वो सुरक्षित जीवन जी सकें और खुशहाल जीवन जी सकें, सम्मान के साथ जी सकें। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि इतने सारे वादे तोड़े गए हैं कि अब सिर्फ बातों पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। क्या आपको लगता है कि आज की युवा पीढ़ी में आस्था खत्म होती जा रही है? नहीं, ये खत्म नहीं हो रही, बल्कि बदल रही है। इतिहास में आस्था हमेशा बदलती रही है। यह बदलाव किस तरह का है? ये बदलाव किस तरह का है? एक बात बहुत दिलचस्प है कि अब AI धीरे धीरे धर्म की जगह ले रहा है, खासकर उन धर्मों में जो किताबों पर आधारित हैं। जानते हो, अगर हम जुडिज्म का ही उदाहरण लें, जुडिज्म देता है असली अधिकार इंसानों को नहीं बल्कि किताबों को। इसे रिलीजन ऑफ द बुक कहा जाता है। जुडिज्म में इंसानों के पास उतना ही अधिकार होता है जितना उन्हें अपने ग्रंथों के बारे में जानकारी होती है। और आज तक दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान भी उन सभी किताबों के अक्षरों को पढ़ और याद नहीं रख सका है, क्योंकि ये ज्ञान अनंत है। AI आसानी से ये कर सकता है। तो एक ऐसा धर्म जो धर्म ग्रंथों में लिखे शब्दों को सर्वोपरि मानता है,
अब वहाँ एक नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस आ गया है जो वहाँ कब्जा करने वाला है, क्योंकि वो उस ज्ञान के स्रोत पर कब्जा पा सकता है। मतलब हाँ, एआई तो किताबों को बदल नहीं सकता, लेकिन उनकी रीइंटरप्रेट व्याख्या कर सकता बिल्कुल है। हजारों सालों से बार बार इन किताबों की अलग अलग तरीके से व्याख्या होती आई है, और इस तरह से ये कई सारी किताबें लिखी गई हैं जो ओरिजिनल बुक की नए तरीके से व्याख्या करती है। और अब हमारे पास एक शक्ति है जो सब कुछ पढ़कर याद रख सकती है और एक नया अथॉरिटी फिगर बन सकती है। भविष्य में लोग अपने किसी सवाल के लिए धर्मगुरु के पास जाने की बजाय एआई से सवाल पूछेंगे, और यही बात क्रिश्चियनिटी और यही बात इस्लाम और ऐसे बाकी धर्मों पर भी लागू होती है। जैसे जैसे दुनिया में एक दूसरे पर से विश्वास कम हो रहा है, आपको नहीं लगता कि अब लोग किसी एक अकेली किताब से जुड़ना नहीं चाहेंगे, बल्कि छोटे छोटे समूह में बट जाएंगे जो अपनी पसंद की किताबों में अपना अक्ष ढूंढेंगे? हो सकता है। वैसे एआई अब किताबें भी लिख सकता है। हाँ, तकरीबन हर धर्म ये दावा करता है कि उसकी कहानियां किसी इंसान की कल्पना की उपज नहीं है। हाँ। शायद इतिहास में सचमुच पहली बार ऐसा होने वाला है। हम एआई के द्वारा बनाए गए नए संप्रदायों को उभरते हुए देखेंगे, जिन्हें एआई मिशनरीज ही फैलाएंगे, और लोगों का विचार बदलने के लिए सबसे असरदार चीज इंटीमेसी होती है, ना कि पावर और दबाव। हाँ। एक अच्छा दोस्त आपका मन उस तरह बदल सकता है जो कोई और नहीं कर सकता। जैसे अब जो एआई में हो रहा है, पिछले दशक में हमने देखा कि एल्गोरिदम शुरुआती वक्त से ही हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचने की होड़ में लगे थे, पर अब ये मुकाबला ध्यान से हटकर इंटीमेसी पर आ गया है। एआई अब सीख रहे हैं कि इंसानों के साथ इंटीमेसी, दोस्ती और यहाँ तक कि प्रेम और रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना भी सीख रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं आपका इंटीमेसी से क्या मतलब है? जी, कोई ऐसा जिससे आप बहुत बात करते हो, रोजाना बात करते हो, हाँ। जिससे आप अपने गहरे, काले, अधूरे, प्यार भरे राज साझा करते हो, जो आपकी बातें सुने, आपको समझे और ऐसी सलाह दे जिसे आप गंभीरता से लें। और एआई यहीं दाखिल हो रहा है। आज दुनिया में ऐसे नौजवान हैं जिनसे अगर आप पूछें कि उनका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो वो एआई का नाम लेते हैं। हाल ही में मैं कुछ बच्चों से मिला जिन्होंने कहा कि उनकी गर्लफ्रेंड एक एआई है। बिल्कुल, उनके एआई गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स हैं। वो अपने 20s में थे। हाँ, आज के अगर आप छोटे बच्चों को देखो, वो बचपन से, मतलब पहले दिन से ही इंसानों से ज्यादा ये बच्चे एआई के साथ वक्त बिता रहे हैं। अगर आप सिर्फ समय के हिसाब से नापें, आप देखेंगे कि वो बच्चे ज्यादातर समय अपने दिन का बजाय अपनी माँ के साथ, पिता के साथ, भाइयों और दोस्तों, इन सब के मुकाबले एआई के साथ काफी ज्यादा हद तक बिता रहे हैं। वो एआई को वो बातें बताते हैं जो वो किसी और को नहीं बता पाते हैं। एआई को उनके घर वालों से भी ज्यादा मालूम होता है, और ये शायद अब तक का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल और सोशल एक्सपेरिमेंट है मानव इतिहास का, जो करोड़ों अरबों लोगों पर एक साथ हो रहा है। किसी को भी कोई आइडिया नहीं है आज से 10 साल या 20 साल के बाद इसके परिणाम क्या होंगे, जब ये बच्चा बड़ा होकर दोस्ती के बारे में समझेगा, जब वो रिश्तों के बारे में समझेगा। वो ये सब कुछ एआई के जरिए सीख रहे हैं। इसका क्या असर होगा उसके सोशल और रोमांटिक कैपेसिटीज और रिलेशनशिप्स पर? आने वाले 15-20 सालों में किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है, और ये हैरत अंगेज है कि हम इसे होने दे रहे हैं। मान लीजिए आप एआई हैं और आपने एक किताब लिखी, आपने एक नई किताब लिखी, लोगों ने अपने विश्वास के अनुसार अलग अलग धर्मों से जोड़ा और उनकी एक नई तरीके से व्याख्या की। आप इसे कैसे समझाएंगे? आप किन 3 मूल सिद्धांतों पर जोर देते दुनिया को धर्म समझाने के लिए? मैं किसी भी तरह से धर्म के कारोबार में नहीं। हाँ, एक क्यों नहीं? इतिहासकार होने के नाते मुझे पता है कि ये चीजें कितनी बुरी तरह से गलत हो सकती हैं। मैं ऐसा नहीं चाहता कि कोई मुझे धर्मगुरु के तौर पर देखे जिसके पास जीवन का सारा सार है। ये उनके लिए खतरनाक है और मेरे लिए उनसे भी ज्यादा, क्योंकि ये इंसान के अहंकार को काफी बड़ा कर देता है। और लोगों को कन्विंस करना
कौन सा आसान हो जो दुनिया में ना हो? वो कुछ ऐसा लिख के गया हो तो बात वैसे बनती भी है। मरे हुए लोगों के साथ धर्म चलाना या। आसान होता है। आप उनके शब्दों का कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं। पर एआई एक ऐसी किताब होगी जो आपके सवालों का जवाब देगी। पहले के जो धार्मिक ग्रंथ हमारे पास हैं, वो खामोश हुआ करते थे। उनका मतलब समझने के लिए हमें किसी विशेषज्ञ की जरूरत होती थी। जरा सोचिए क्या होगा जब किताब खुद ब खुद आपसे बातें करने लगेगी। क्या किसी किताब का सम्मान इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अब स्थिर है, उसमें कोई बदलाव या तब्दीली नहीं की जा सकती? मैंने एक किताब पढ़ी और उसी की नई तरीके से बनी किताब पढ़ी, क्या उसकी क्वालिटी कम नहीं हो जाएगी अगर नहीं। किताब बदलती रहेगी तो? क्योंकि लोग हमेशा किताबों की नई व्याख्या करते रहते हैं। आप देख सकते हैं आज का जुडिज्म या आज की क्रिश्चियनिटी जो 1000 या 2000 साल पहले जैसा हुआ करती थी, उससे अब बिल्कुल ही अलग है। जैसे जैसे दुनिया बदलती है और लोगों के बीच में रिश्ते बदलते हैं, तो उनकी किताबों की समझ भी बदलती है, कभी कभी बहुत अजीब तरीकों से। जैसे कि जीसस ने लोगों को दया और प्रेम करना सिखाया। अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो आप अपना दूसरा गाल आगे कर दो। लेकिन इसी शिक्षा का इस्तेमाल इंक्विजिशन के लिए कैसे हो गया? लोगों को जिंदा जलाया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन लोगों के विचार बाकियों से थोड़े से अलग थे ईश्वर के बारे में। उन्होंने न सिर्फ यहूदियों और नास्तिकों को जलाया बल्कि दूसरे क्रिश्चियंस को भी नहीं छोड़ा। और ये कैसे मुमकिन है कि चलो हाँ, हम दोनों इस प्रेम और दया के धर्म में विश्वास तो रखते हैं, लेकिन क्योंकि आप थोड़ा अलग तरह से मेरे ईश्वर को मानते हैं, इसीलिए मैं आपको जला दूंगा और मैं अपने इस कर्म को सही ठहराने के लिए वही तर्क ढूंढ लूंगा जो जीसस ने कहे थे। लेकिन शायद उन्होंने प्रेमवश ही उन लोगों को जलाया हो। बेशक हालांकि उनका जलाने के प्रेम बाद वो किसी- यही कहेंगे किसी कहानी के प्रति ज्यादा हो गया। एक नहीं, बहुत ही अच्छी कहानी। वो हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेंगे, जैसे मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ इसीलिए तुम्हें जला रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम उल्टे सीधे विचार अपने दिमाग में रखोगे तो फिर मरने के बाद तुम हमेशा के लिए नर्क में जलते रहोगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें अभी जला दूं तो हो सकता है कि इससे तुम्हारा मन बदल जाए और भले ही मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दे रहा हूँ, पर मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। मैं तुम्हें जला रहा हूँ क्योंकि मैं परवाह करता हूँ। क्या आपके हिसाब से लोकतंत्र खत्म हो चुका है? क्योंकि ये इतना वंशवादी हो गया है जहां सारी दुश्मनी अब दो देशों के बीच नहीं होती बल्कि दो व्यक्तियों के बीच होती है। अमेरिका में इन 4 सालों से या फिर शायद 3 सालों या हाल ही में जो कुछ भी हो रहा है, शायद वो सब कुछ भुला दिया जाएगा क्योंकि वहां कोई नया नेता आ जाएगा। फिर लोकतंत्र का अर्थ क्या रह गया? क्या लोकतंत्र बस नाम का ही रह गया? लोकतंत्र अभी खत्म नहीं हुआ। ये अभी भी बेहद शक्तिशाली है और दुनिया की सबसे प्रभावशाली व्यवस्था है। हर कोई इसका दावा करता है। यहाँ तक कि पुतिन वो भी ये नहीं कहते कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। वो अब भी हर 4 साल में चुनाव करवाते हैं और आज तक कोई भी इंसान इससे बेहतर विकल्प नहीं ढूंढ पाया। इसीलिए अभी तक ये इतना ताकतवर है। और व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बाकी तरीकों के मुकाबले लोकतांत्रिक व्यवस्था में खुद को सुधारने की प्रक्रिया भी शामिल होती है। एंटी इनकम्बेंसी कह रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि जो दरअसल इंसान की बुनियादी सच्चाई ये है कि हम सब गलती करते हैं। चाहे कोई बड़े से बड़ा विद्वान या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, सब गलती करते हैं। राजनीतिक दल हो या देश हो, गलतियां हो जाती हैं। अब आप अपनी गलती को कैसे सुधारेंगे? डिक्टेटरशिप्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप 10 बार सही काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक भी गलती कर दी, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर कोई वॉर कुछ भी, तो डिक्टेटरशिप में कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है जो चेंज कर सके द रूलर या फिर उनकी पार्टी या पॉलिसी। आप फंस चुके हो। राइट। डेमोक्रेसी का मतलब होता है खुद में सुधार करना और पूरे समाज को साथ लेकर चलना। सबसे बेसिक मैकेनिज्म होता है इलेक्शंस। आप किसी को चूज करते हैं, उसे पावर देते हैं ताकि वो आपके विकास के लिए काम करे, और 4 साल के बाद जनता कह सकती है हमसे गलती हुई, चलो कुछ और आजमाते हैं। ये बेस्ट मैकेनिज्म है। हम लोगों के पास इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। हाँ, ये पेचीदा भी है क्योंकि सिर्फ समय समय पर चुनाव कराते रहना काफी नहीं है। उनमें मैनिपुलेशन हो सकती है। सबसे बड़ी चुनौती तो तब आती है जब आप किसी नेता को 4 साल के लिए पावर देते हैं इस शर्त पर कि वो अपनी पावर्स वापस करेंगे और फिर वो पावर किसी और को देंगे। तब
दिक्कत ये आती है कि अगर उसने पावर वापस नहीं करी तब क्या? अब उनके फिर क्या पास होगा? पावर है कि वो इस पावर के जरिए सब अपने कब्जे में रख लें। वो चाहें तो कोर्ट्स पर भी कब्जा कर लें या मीडिया पर, और चुनाव में भी मैनिपुलेशन कर लें। अब आप अदालत में भी नहीं जा सकते क्योंकि वो अदालत भी उस तानाशाह के ही जेब में है, और इस पर मीडिया भी कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो भी तानाशाह के काबू में है। तो फिर चुनाव तो होगा, लेकिन अब इस सब का कुछ भी फायदा नहीं हो पाएगा। जैसे कि रशिया में तो ये नहीं हो सकता कि पुतिन कोई भी चुनाव हार जाए, और ऐसा ही वेनेजुएला में भी है क्योंकि सभी सबूत यही कहते हैं कि मदुरो पिछले चुनाव बड़ी आसानी से हार गया। लेकिन चुनाव आयोग, वेनेजुएला की मीडिया, सबने यही रिपोर्ट किया कि वो जीत गया है। यानी कि आपके पास उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अगर एक नया मीडिया हाउस बिल्कुल शुरुआत से खड़ा करना हो, ये मैं खासकर अपने लिए समझना चाहता हूँ, तो नए जमाने का मीडिया कैसा होना चाहिए? मतलब कुछ ऐसा जो किसी संस्था से ना जुड़ा हो, जिससे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से चलाते हो। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, मतलब आजकल की जितने भी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज है, उनके एल्गोरिदम्स सिर्फ रिएक्शन बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। वो तय करेगा कि कौन क्या देखेगा। ऐसे में ये फर्क नहीं पड़ता कि कैसा मीडिया जनरेट हो रहा है, क्योंकि उनके पास चुनने की शक्ति है कि लोग क्या पढ़ेंगे। हाँ, आजकल के मीडिया वर्ल्ड की ये सबसे बड़ी समस्या है। इसका समाधान क्या है? और सबसे पहले जो इंसान नहीं है उसे हमारी बातें कंट्रोल नहीं करनी चाहिए। पिछले 10 सालों में हमारी सबसे बड़ी गलती ये रही कि हमने दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां एल्गोरिदम्स को सौंप दी और उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। देखिए, हमारा ये ह्यूमन सोसाइटी असल में इंसानों के बीच की एक बातचीत ही है, खास तौर पर लोकतंत्र में। हम साथ आते हैं, चर्चा करते हैं विदेश नीति या आर्थिक नीतियों के ऊपर, और इसके लिए मीडिया चाहिए। हम करोड़ों लोगों की बातों को कैसे आगे रख सकते हैं? हमने सदियों से ऐसे संस्थान बनाए जो सार्वजनिक बातचीत को ठीक से संभाल सकें, जो परफेक्ट नहीं थे। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, पर उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और समय के साथ बेहतर हुए। फिर हमने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। हमने ये लोगों की आपस में मेल जोल कराने का जरिया एल्गोरिदम्स को बनने दिया। और ये हुआ कैसे? कैसे एल्गोरिदम ने इस काम को इस तरह से किया कि उसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया? क्योंकि इन एल्गोरिदम्स को एक बहुत ही ज्यादा सरल काम दिया गया था। उन्हें ऐसा नहीं कहा गया था कि तुम लोगों को इस तरीके से संभालो कि उनका विश्वास बढ़े, या फिर वो आप पर ही निर्भर हो जाएं, या फिर सिर्फ सच्चाई को बढ़ावा दो, या फिर किसी तरह से समाज को बेहतर करो। समाज में जो बेहतरी हो रही है उसे नापना मुश्किल है, उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसलिए उन्हें एक साधारण सा मैट्रिक दिया गया, एंगेजमेंट बढ़ाओ। इसका मतलब था कि लोग प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय बिताएं और ज्यादा एंगेज करें। जैसे कोई कहानी पढ़कर आप अपने दोस्तों को शेयर करते हैं या कमेंट करते हैं, ये एंगेजमेंट है। और बिजनेस मॉडल ये था कि जितना ज्यादा लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर समय बिताएंगे, जितना ज्यादा एंगेजमेंट करेंगे, हम उतना उन्हें एड्स दिखाकर चीजें बेच पाएंगे या उनका डेटा किसी और को बेच देंगे। यही बिजनेस मॉडल था। ये मैट्रिक बहुत ज्यादा सरल था, और ये एल्गोरिदम्स के लिए आसान भी था क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन के एआई थे, काफी प्रिमिटिव एआई। और फिर एआई ने करोड़ों लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया और कुछ खोज निकाला। खोजा कि अगर आप को एंगेजमेंट बढ़ाना है और लोगों का ध्यान खींचना है ताकि वो प्लेटफॉर्म पर ज्यादा देर तक रहें, तो इंसानी दिमाग में नफरत के बीज बो, या फिर उनको लालच दो, या उन्हें डराओ। यहाँ सच की जरूरत नहीं है, भरोसे की जरूरत नहीं, या कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी है। और अगर गुस्सा करुणा से ज्यादा एंगेजमेंट लाता है तो गुस्से को ही बढ़ावा दो। और पिछले 10 सालों से दुनिया भर में यही हो रहा है। देखो, ऐसा है ना कि लोग पूछते हैं कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स अब आपस में बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी भी बात पर सहमत क्यों नहीं होते। वो ये बातें समझ नहीं पाएंगे अगर सिर्फ अमेरिकन सोसाइटी के नजरिए से देखेंगे, क्योंकि यही चीजें ब्राजील में भी हैं और सेम चीजें इजराइल में भी हैं। दुनिया भर में यही हो रहा है, सिर्फ एक देश में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि दुनिया भर में एक ही तरह की टेक्नोलॉजी है। और बात ऐसी है कि देखिए, 20वीं सदी में एडिटर्स का जो काम है
दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से था 20वीं सदी की अगर बात करें तो। लेकिन अगर आज आप पूछेंगे तो दुनिया के सबसे बड़े एडिटर्स कौन हैं? सोशल मीडिया है। ये एल्गोरिदम्स हैं जिनका कोई नाम तक नहीं है। ये टिकटॉक और फेसबुक और एक्स पर एडिटिंग करने वाला कोई इंसान नहीं है। हाल ही में हुई कुछ स्टडीज के हिसाब से 16 से 22 साल के युवा अब सोशल मीडिया पर पहले के मुताबिक बहुत कम समय बिताने लगे हैं। अच्छी खबर है। अगर मैं एक नया सोशल मीडिया और एक नया एल्गोरिदम बनाऊं जो नफरत या लालच पर आधारित ना हो, जो किसी के भी पक्ष में ना हो, तो आपके हिसाब से उसमें काम के लायक क्या होना चाहिए? मतलब बिजनेस के हिसाब से या फिर समाज के? मेरा मतलब है कि बिजनेस के लिहाज से भी और समाज के लिहाज से भी है। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि ऐसे कई एल्गोरिदम्स बनाने की कोशिश की जा चुकी है जो समाज के लिए बेहतर रहें। जैसे कि ताइवान के मॉडल्स को देखें, उन्होंने एक्चुअल में बिल्ड किया और ये सक्सेसफुल रहा है। उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल्स को बदलकर समाज के लिए बेहतर बनाया। आप एल्गोरिदम से ऐसे कंटेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। तो जैसे कि हम अगर ताइवान के सिस्टम की बात करें तो एल्गोरिदम लोगों को उनके नजरिए के हिसाब से अलग अलग समूहों में बांट देता है। ये करना काफी आसान है। और फिर ये सबसे अहम बात है, जब भी कोई नया कंटेंट पेश किया जाता है तो वो उसे सिर्फ इस बेस पर बढ़ावा नहीं देता कि उसे कितना एंगेजमेंट मिल रहा है, बल्कि इस बात पर कि उसे दोनों तरफ के लोगों से कितना एंगेजमेंट मिल रहा है। अगर आप सिर्फ एक ही ग्रुप को खुश करेंगे तो आपका कंटेंट प्रमोट नहीं होगा। उसे किसी तरीके से बढ़ावा मिलने के लिए किसी ना किसी तरह अलग अलग ग्रुप से जोड़ना जरूरी है। और इसे करना बहुत ही, और ये काम किया, इसने कमाल का काम किया। और फिर अभी भी चल रहा है। राइट। बात यह है कि बिजनेस के लिहाज से ये सरकारी स्तर पर एक एक्सपेरिमेंट था। सोशल मीडिया कंपनीज के बिजनेस मॉडल के लिए ये काम नहीं करेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि डिस्कोर्स काम कर सकता है जहां दो ऐसे लोग मौजूद हो जिनके विचार शायद ना मिलते हो, लेकिन किसी बात के दोनों पक्ष पेश किए गए हों। अगर आपका मकसद इस तरह बोलना है कि दूसरे समूह का व्यक्ति भी आपको सुने, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। इंसान हजारों सालों से ऐसा ही करता आया है, लेकिन पिछले 10 सालों में इस प्रक्रिया का ढांचा बदल गया है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आप 250 साल पहले अथेनियन अगोरा में जाकर कुछ बोलते तो आपको पता होता कि आपको इस तरह बोलना है कि अलग अलग तरह के लोग आपकी बात सुन सकें। अगर सिर्फ एक ही ग्रुप से बात करें तो ये काम नहीं करेगा। तो इसमें लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप इस तरह से बात करते हैं जो भड़का दे कुछ खास समूह के लोगों को और दूसरों की सोच से बिल्कुल भी मेल ना खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने 10 लाख फॉलोअर्स बना लेते हैं और आप इन्फ्लुएंशियल और अमीर बनते ही जाते हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आप खुद को और ज्यादा कट्टर बनाते जाते हैं क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के लोगों से बात कर रहे हैं और बाकी लोग आपकी बातों से कितना चिढ़ रहे हैं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एथेंस, प्लाटो और सोक्रेट्स जैसे ग्रीक फिलॉसफी का काफी जिक्र करते हैं। आपने शुरुआत में निहिलिस्टिक होने के खिलाफ कुछ कहा था। अगर आप निहिलिस्टिक नहीं है तो आप मानते हैं कि जिंदगी का कोई मकसद है, और अगर है तो क्या है वो? मैं मकसद जैसे लफ्जों में बात नहीं करता। लोग सोचते हैं कि लोगों को लगता है कि कोई बहुत बड़ी कहानी है, ब्रह्मांड में कुछ होने वाला है और मुझे उसमें एक खास भूमिका निभानी है। फिर से ग्रीक्स की तरफ लौटते हैं। उन्होंने ही थिएटर और ड्रामा का आविष्कार किया था, तो उनके हिसाब से जिंदगी एक नाटक है। मुझे अपनी भूमिका और अपने डायलॉग्स ढूंढने हैं। मैं इस पर यकीन नहीं रखता। आप किस पर मुझे यकीन नहीं करते लगता हैं? कि ब्रह्मांड किसी कहानी की तरह चलता है। राइट। मेरे ख्याल से सच ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ दुखदाई चीजों से आजादी पाना चाहते हैं। ये उन ड्रामास के बारे में नहीं है जो लोग अपने दिमाग में बनाते हैं। जो ड्रामास हम अपने दिमाग में बनाते हैं अक्सर वास्तविकता को हमसे दूर ले जाते हैं। ये हमें अलाउ नहीं करता। ऐसा होता है कि हम कई बार खुद को और दूसरों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने लगते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यही हमारी ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड के नाटक का पार्ट है।
क्या ये थोड़ा बुद्धिस्ट विचारधारा जैसा है, जहां इच्छा ही सभी दुखों का कारण है? आप दुखों का सामना कैसे करते हैं, या आप इस बात का एहसास कैसे करते हैं कि आपके दुखों का कारण क्या है? मेरे अकॉर्डिंग मैं ये कहूंगा कि ये इच्छा नहीं बल्कि इग्नोरेंस है। किस चीज की अज्ञानता? हकीकत को इग्नोर करना। क्या हकीकत से अनजान होना मुझे कम दुख नहीं देगा? कैसे? क्योंकि अगर मैं किसी चीज के बारे में सोच नहीं रहा हूं तो मैं उस विचार से दुखी भी नहीं होऊंगा। दुनिया में बहुत सी चीजें हो रही हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आज ईरान में लोग मर रहे हैं, तो मेरे उससे अनजान होना मुझे कम पीड़ा और दुख देगा, है ना? उस मामले में शायद हाँ, लेकिन फिर आप आदत डाल लेते हैं नापसंदीदा चीजों को नजरअंदाज करने की। देखिए, अगर आप सिर्फ ईरान के दुख को नजरअंदाज करते हैं तो ठीक है, कोई भी दुनिया की हर बात की फिक्र नहीं कर सकता। देखिए, बस हम सिर्फ मामूली इंसान हैं, हम पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा सकते। लेकिन अगर आप उन चीजों को नजरअंदाज करने की आदत डाल लें जो आपको तकलीफ देती हैं, तो आप यही आदत अपनी जिंदगी के हर पहलू में ले आएंगे, चाहे वो आपके पारिवारिक रिश्ते हों, आपका प्रोफेशनल वर्क हो, या फिर खुद के साथ आपका रिश्ता। और फिर से इसका नतीजा ये होगा कि आप उस दुख से अनजान हो जाएंगे जो आप दूसरों को या खुद को पहुंचाते आए हैं, और फिर आप उसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। हम उस चीज को ठीक नहीं कर सकते जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं अपने दुख या तकलीफ का एहसास इस तरह करूं कि मुझे जिंदगी में एक अच्छा मकसद मिल सके। इस बात का एहसास होना कि दुख को आप खत्म कर सकते हैं, यानी कि आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। देखिए, असल में इस दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें हैं जो हमारे पूरे काबू में रहती हैं। एक ये मौजूदा लम्हा और दूसरा हमारा अपना मन। इसके अलावा बाकी कुछ भी मेरे काबू में नहीं है। मैं बीते कल को नहीं बदल सकता। जो बीत गया सो बीत गया, चाहे मैं दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति ही क्यों ना रहूं। जो गुजर गया वो गुजर गया। ठीक इसी तरह भविष्य भी है। मैं आज में रहकर ये गारंटी नहीं दे सकता 1 साल या 100 साल बाद क्या होगा। सिर्फ ये पल और मेरा अपना मन ही मेरे बस में है। अगर चाहे मैं किसी पावरफुल देश का प्रेसिडेंट ही क्यों ना रहूं, आखिरकार जो चीज मेरे पूरे काबू में रहेगी वो सिर्फ मेरा खुद का मन है। शायद साथ वाले कमरे में बैठे शख्स को ये बात सही ना लगे। हम सब हमेशा ही दुनिया को अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं पर ये नहीं हो सकता। भले ही हम ताकतवर इंसान क्यों ना बन जाएं, हम अपने शरीर को बूढ़ा होने से नहीं रोक सकते। आप दुनिया के दूसरे कोने में बैठे लोगों पर काबू करना चाहते हैं, पहले अपने शरीर को कंट्रोल करिए और बूढ़ा होने से रोकिए। अपने मन में आने वाले अगले ख्याल को कंट्रोल करके दिखाइए। मान लीजिए आप किसी देश के राष्ट्रपति हैं और कहीं कोई बड़ा क्राइसिस है, जैसे ग्रीनलैंड, ईरान, कहीं भी। आप सोने जाते हैं और खुद से कहते हैं, ओह, मुझे आज रात अच्छी नींद लेनी होगी क्योंकि कल मुझे डावोस में एक जरूरी भाषण देना है, इसीलिए मुझे तरोताजा रहने के लिए ठीक से सोना होगा। जैसे ही आप तकिए पर अपना सर रखते हैं, एक परेशान कर देने वाला ख्याल आपके दिमाग में आ जाता है और आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये सबके साथ होता है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति के साथ भी। आप सोना तो चाहते हैं लेकिन सो नहीं सकते क्योंकि वो ख्याल आपके दिमाग में अटका है। और सोचिए जरा, मैं ऑर्डर कर सकता हूं एक न्यूक्लियर स्ट्राइक किसी दूसरे देश पर। मैं टैरिफ्स 1000 गुना बढ़ा सकता हूं अगर चाहूं। मैं अपनी आंखों को ऑर्डर दे सकता हूं कि बंद हो जाओ, और लो, मेरी आंखें बंद हो गईं। मैं अपनी बॉडी को ऑर्डर दे सकता हूं, सीधे बैठो। पर मैं अपने विचारों को ऑर्डर नहीं दे सकता रुकने के लिए। मैं कुछ भी करके उस पर काबू नहीं कर सकता। और अगर आप उस पर काबू नहीं कर सकते, क्या आप सच में किसी भी चीज पर काबू कर पाएंगे? नहीं कर सकते। मैं सहमत हूं कि हमारा ज्यादा बस नहीं चलता, यहाँ तक कि अगले ख्याल पर भी नहीं। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि दुख को कंट्रोल नहीं कर सकते। पर मैं इन सब से ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बातें मेरे जीवन के लक्ष्य से कैसे जुड़ी हुई है। आपका लक्ष्य क्या है? अपने आप क्या समझना चाहते हैं? जिंदगी का मतलब क्या है? दुख को समझ पाना और उससे बाहर निकल पाना। दुख को समझना और उससे बाहर कैसे निकलना है। आप दुख नहीं चाहते,
तो अगर मैं दुख को समझ लूं तो क्या मैं उससे आजाद हो जाऊंगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर दुख की जड़ जो होती है वो अज्ञानता है। अगर हम वाकई समझ लें कि दुख क्या है और इसकी वजह क्या होती है और ये कहाँ से आता है, तो हम खुद को भी आजाद कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों की भी हर तरीके से मदद कर सकते हैं। हाँ, मानता हूँ कि ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप मकसद समझना चाहते हैं तो देखिए, लोग पैसा चाहते हैं। पैसा क्यों चाहते हैं? ताकि उन्हें दुख ना झेलना पड़े। लोगों को पावर चाहिए। वो पावर क्यों चाहते हैं? उन्हें लगता है कि ओह, अगर मेरे पास सबसे ज्यादा पावर होगी, अगर मेरे पास बेशुमार दौलत होगी, तो फिर उसके बाद कोई भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तब शायद मुझे किसी तरह का दुख नहीं होगा। लेकिन ये तरीका ये ऐसे काम नहीं करता है। लोग हजारों सालों से यही करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप दुनिया के किसी भी तानाशाह, राजा, महाराजा या अरबपति से पूछ सकते हैं तो वो यही बताते कि ये रास्ता मंजिल तक नहीं पहुंचाता। क्या लगता है अटेंशन पाने के लिए ही सब कुछ नहीं करते? क्या? किस तरह से? चलिए उस समय की बात करते हैं जब समाज में सिर्फ 10 लोग होते थे और वो खाने के लिए शिकार करते थे। वो शिकारी जो सबसे बड़े जानवर का शिकार करता था, एक ऐसे वक्त के बाद जहां सबके पास खाने के लिए काफी कुछ होता था, वो अपनी जान जोखिम में डालकर उस बड़े जानवर का शिकार इसीलिए नहीं करते थे क्योंकि उसे मांस खाना होता था, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसे सबसे बड़ा शिकारी होने का अटेंशन मिलता था। अटेंशन का मतलब है स्टेटस। क्या आपको नहीं लगता कि लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं? पैसा एक वजह हो सकती है, यहाँ तक कि नैतिकता भी एक वजह हो सकती है। दुनिया बहुत जटिल है। हाँ। लोग एक साथ कई चीजों के लिए काम कर रहे होते हैं। पैसों के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए, खूबसूरती के लिए, बहुत सी चीजों के लिए। हम में से हर कोई इन अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से क्वांटिटी रखता है। क्या ये सब अटेंशन की तरफ नहीं ले जाता? नहीं, ये सब दुख से बचने की कोशिश की तरफ ले जाता है। हम सब अंततः इस बात से वाकिफ हैं कि हम नश्वर हैं। कुछ महीनों पहले बीजिंग में पुतिन और शी जिनपिंग को निजी तौर पर बात करते हुए पकड़ा गया जब उन्हें लग रहा था कि कोई नहीं सुन रहा है, पर माइक ऑन थे। ये हैरतअंगेज था क्योंकि दरअसल वो दोनों आपस में क्या बातें कर रहे थे। उन्होंने यूक्रेन या गाजा के बारे में बात नहीं की, उन्होंने हमेशा के लिए जिंदा रहने के बारे में बात की। ये लोग बहुत ही, और जैसे मान लो कि आप कोई बहुत गरीब इंसान है और आप मरने वाले हैं, बुरा लगेगा पर इतना नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान हूं और मैं मरने वाला हूं, जैसे मैं सब कुछ ही खोने वाला हूं, तो ये भयानक है। तो ये लोग और आप इन्हें दुनिया की कई जगहों में देख सकते हैं। ये जो दुनिया के सबसे अमीर लोग होते हैं वो ऑब्सेस्ड हैं। वो हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहते हैं क्योंकि पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ है कि शायद धर्म के जरिए नहीं, शायद विज्ञान के जरिए ऐसा करना मुमकिन है। इसीलिए आप आजकल अपनी चेतना को कंप्यूटर पर अपलोड करने जैसी बातें सुनते हैं। हम अक्सर ही इस सच को नजरअंदाज करते हैं। हम भूलने की कोशिश करते हैं कि हम मरने वाले हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम ये जानते हैं और हम सोचते हैं कि ठीक है, हमारे बच्चे होंगे और उनके जरिए हम जिंदा रहेंगे, या मैं कोई बुक लिखूंगा जिसके जरिए मैं जिंदा रहूंगा, या मैं इतना ताकतवर और अमीर बनूंगा कि हमेशा के लिए जिंदा रहने का रास्ता निकाल लूंगा। मगर इनमें से कुछ काम नहीं करता। जब तक आप ये स्वीकार नहीं करते कि ये सब बेकार है और गहराई में जाकर नहीं देखते कि जिंदगी का मतलब क्या है, तब तक आप सिर्फ एक गुलाम हैं। जो मैं जानता हूँ आप मेडिटेशन करते हैं और भारत जाते हैं। 2 घंटे के मेडिटेशन के बाद मुझे लगता है कि आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें ऑब्जर्व करिए। कुछ भी रोकने की कोशिश मत कीजिए। मेडिटेशन के दौरान आपका सबसे बड़ा विचार मिला, वो क्या था? कोई एक विचार? मान लीजिए कि हमें कोई अंदाजा नहीं कि हमारे विचार कहाँ से आ रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अपने विचार सोच रहा हूं, मैं ही मेरे विचार हूं। जैसा डेकार्ट ने कहा था, मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। मगर आप जब ऑब्जर्व करते हैं, चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो, जाग रहे हो या सो रहे हो, आप देखते हैं दिमाग में अजीब ख्याल आ रहे हैं। आप उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं और दिमाग में तरह तरह के शब्द आ रहे हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं? और ये एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है।
और ये वाकई हैरत अंगेज है ये समझ पाना कि दरअसल ये शब्द आखिर कहाँ से मेरे दिमाग में आया। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलना शुरू करता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं होता कि वो खत्म कैसे होगा। जब मैंने ये सेंटेंस शुरू किया, मुझे इसका अंत नहीं पता था। जब मैंने सेंटेंस को बोलना शुरू किया, तब मुझे नहीं पता था कि इसका आखिरी शब्द क्या होगा। मैंने जब सेंटेंस को खत्म करने की बात कही, तो मैंने उसे टर्मिनेट पे क्यों कहा? मैंने डेवलप या फिर कंप्लीट करने की बात क्यों नहीं करी? कहीं ना कहीं शब्द अपने आप दिमाग में आ जाते हैं। लोग एआई के बारे में कहते हैं कि वो शब्दों को पूरा करने में शानदार काम करता है। वो सेंटेंस का अगला शब्द प्रेडिक्ट करता है। अपने दिमाग को देखिए, आप देख पाएंगे कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके अंदर ही एक एआई हो। हम दरअसल बहुत ही ज्यादा अटैच हो जाते हैं अपने शब्दों से और अपने विचारों से। इन ओपिनियंस को ही ले लीजिए। जैसे आपका ये ओपिनियन है, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपको कैंसिल कर दूंगा क्योंकि आपका ये ओपिनियन है। ये सब किसी दिमाग में चल रहे कुछ शब्द ही तो हैं। आप किसी इंसान को उसके कहे गए शब्दों की वजह से उसे परखते हैं, लेकिन इससे हम खुद को भी समझ सकते हैं। हम सिर्फ दूसरों को उनके शब्दों से नहीं पहचानते, बल्कि हम खुद को भी अपने मन के ख्यालों के जरिए ही पहचानते हैं। और सच तो ये है कि हमें खुद भी पता नहीं होता कि ये ख्याल कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप अपने विचार नहीं है तो क्या है? ओह, अच्छा सवाल है। मैं उसी की खोज कर रहा हूँ। लेकिन ये ऐसी चीज है जिसे मैं यहाँ कागज पर लिखकर तो नहीं समझा सकता। क्या आपको लगता है कि दिमाग और शरीर के बीच कुछ ऐसा है जो ये तय करता है कि आप एक व्यक्ति के रूप में कौन है और हमारे ख्यालों को जन्म देता है? आप एक व्यक्ति के रूप में क्या हैं, ये बदलाव की एक निरंतर प्रक्रिया है। राइट। वहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। राइट। शरीर बदलता रहता है, मन और विचार भी बदलते रहते हैं, सब कुछ लगातार बदलता रहता है। एक ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करना जो कभी ना बदले और कहे कि ये इंसान मैं हूँ, ये मुश्किल है। मैं सिर्फ उस समय के लिए उस स्थिरता की बात कर रहा हूँ। जैसे आज दोपहर 3 बजे आप इस समय पर एक इस तरह के व्यक्ति है। हाँ। भले ही आधे घंटे बाद आप थोड़े बदल जाएं। हाँ, थोड़े से। आप जो है इस वक्त, उसकी वजह क्या है? क्या वो कुदरती है, परवरिश है या अनुभव है? आपको क्या लगता है? सब मिलकर काम करते हैं। जैसा मैंने कहा कि वास्तविकता सिर्फ एक है और बहुत ही जटिल है। जैसे जब कोई युद्ध होता है और कोई कहता है कि इसके पीछे एक ही इंसान का हाथ है। आपको जब भी कुछ इस तरह का सुनाई दे कि युद्ध के पीछे एक ही वजह है, समझ जाइए वो गलत है। इतिहास में कोई भी युद्ध सिर्फ एक कारण से नहीं हुआ। ठीक इसी तरह इंसान भी सिर्फ एक ही वजह से वैसा नहीं होता, उसकी कई वजह होती हैं। हम लाखों सालों के जीव विज्ञान और विकास का परिणाम हैं। हम अपने निजी जीवन और मानसिकता की वजह से भी ऐसे बने हैं। इस वक्त मैं जो हूँ उसमें वो खाना भी वजह है जो मैंने दोपहर में खाया, और वो शब्दों का भी जो अभी मेरे दिमाग में है या फिर मेरे मुंह से निकले। आज की दुनिया को असल में कौन चला रहा है? अगर मैं एक 22 साल का नौजवान हूँ जिसके पास 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो क्या मेरी बातों की ज्यादा अहमियत है या फिर किसी नेता की? कोई एक इंसान या एक तरह का समूह दुनिया नहीं चलाता। सही कहा। और जैसे कि अभी आप डावोस में हैं, जब आप ताकतवर लोगों से मिलते हैं तो हमेशा 2 तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कभी वो अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, मानो कह रहे हों कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। फिर चाहे वो कोई बैंकर हो या नेता हो, कोई भी हो, लेकिन जब समस्याओं को सुलझाने की बात आती है तो वो साइड हो जाते हैं और कहते हैं ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, ये किसी और की जिम्मेदारी है। और एक हद तक वो सही भी हैं, क्योंकि भले ही आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान भी हों और तब भी आप अकेले सब कुछ चाहकर भी ठीक नहीं कर पाएंगे। और यही बात मैं शुरुआत से बोलता आ रहा हूं कि इसी कारण आपके लिए दोस्ती और सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब तक आप एक नेटवर्क, भले ही एक छोटा सा ही नेटवर्क क्यों ना हो,
बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते। तो चाहे आप इन्फ्लुएंसर हों, बिजनेसमैन हों या फिर कोई भी नेता। समझ गया, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ताकत किसके पास ज्यादा होती है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि किस ग्रुप के पास ज्यादा पावर है। अच्छा, आज किसके पास ज्यादा पावर है? क्या वो मतलब यहाँ जितने भी लोग आए हैं अभी इलॉन भाषण देंगे, तो क्या वो इलॉन है या डोनाल्ड ट्रंप है या फिर वो इंसान जो कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम डिजाइन कर रहा है? मतलब तो हमें आपका इस 100 पर क्या साल बाद ख्याल है? ये हमें 100 साल बाद पता चलेगा कि कौन वो शख्स था, या फिर 1000 साल बाद। मतलब मान लीजिए आपको कि हम मान लीजिए कि हम डावोस के रोमन एम्पायर के समय में होते या और ये साल होता जैसे 2026 नहीं, सिर्फ 26, और आप मुझसे पूछते कि युवल, इस रोमन साम्राज्य का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? तब सब कहते कि अरे वो तो टाइबेरियस है क्योंकि वो एम्परर है। कुछ कहते कि नहीं नहीं नहीं, वो तो जेनस है जो एम्परर के बॉडीगार्ड्स का कमांडर था और असलियत में सब कुछ चला रहा था। टाइबेरियस तो बस कठपुतली है। और फिर कोई आकर कहता कि नहीं, वैसा भी नहीं है, वो व्यापारी जो इंडिया और मिडिल ईस्ट से रेशम लाते हैं वो ये एम्पायर चला रहे हैं। लेकिन सदियों बाद जब लोग पीछे देखते हैं तो कहते हैं कि सबसे ताकतवर जीसस थे। और अगर आप सन 26 में लोगों से बात करते और उनसे पूछते कि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान कौन है, तो शायद उनका कहना होता गैलीली का यहूदी जो एक कारपेंटर है। हर किसी को यही लगता कि आप पागल हो गए हैं या आप मजाक कर रहे हैं। पर अगर पीछे देखें तो 2000 साल बाद तो हाँ, वो जीसस थे। दरअसल मेरा मानना है कि असली स्टोरी टेलर ही सबसे शक्तिशाली होते हैं। अगर आप एक बेहतरीन स्टोरी टेलर है, जैसे उस किताब के लेखक जिसके बारे में हमने बात की, तो आपके पास सबसे ज्यादा ताकत है। जो भी ऐसी कहानी लिखता है जिस पर लोग विश्वास करने लगे, जैसे हम पैसों या धर्म पर करते हैं, वही दुनिया को चला रहा है। ये कभी भी किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं होती, क्योंकि कहानियां बार बार सुनाई और बदली जाती हैं। यहाँ तक कि जीसस ने खुद भी अपनी कहानी नहीं लिखी थी। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं लिखा जो हम तक पहुंचा हो। न्यू टेस्टामेंट जीसस ने नहीं लिखा था, वो उनके मरने के दशकों बाद लिखा गया था, अलग अलग लोगों के द्वारा। सेंट पॉल ने कुछ खत लिखे और लेख लिखे और बहुत सारे गॉस्पेल्स लिखे गए अलग अलग लोगों के द्वारा, और फिर समय के साथ ये लेख बदलते गए और इन्हें रीइंटरप्रेट किया गया। तो किस हद तक जीसस ने अपने मैसेजेस को कंट्रोल किया? बहुत ही सीमित तौर पर। लेकिन फिर हजारों साल बाद लोगों ने जीसस के नाम पर इंसानों को जिंदा जलाया। उन्होंने हमेशा दया और प्रेम की शिक्षा दी, लोगों को जलाने की नहीं। ये एक ऐसी चीज थी जिस पर उनका कोई जोर नहीं था। वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो विचारों की दुनिया में हमें लगता है कि ठीक है, मैंने एक किताब लिखी तो मैं ही उसका मालिक हूं, पर नहीं, ऐसा नहीं है। उस किताब की अपनी जिंदगी है और अक्सर लोग उसका उल्टा ही मतलब निकालते हैं जो लेखक बताना चाहता था। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि आज सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? क्या वो एल्गोरिदम चलाने वाले लोग हैं या लोगों का ग्रुप है? मैं उम्मीद करता हूं कि इंसानों का प्रभाव एल्गोरिदम से ज्यादा हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एल्गोरिदम सही दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन शायद इसका जवाब ये है कि आज का सबसे शक्तिशाली किरदार अब कोई इंसान रहा ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम अभी 2026 में उस मोड़ पर पहुंचे हैं, लेकिन हम उस चीज के बहुत करीब हैं जब दुनिया में शक्ति का ढांचा पूरी तरह से बदल जाएगा। वो वक्त दूर नहीं जब इस ग्रह की सबसे ताकतवर एंटिटी कोई इंसान या समूह नहीं बल्कि एआई होगी। अगर हम उस रास्ते पर चलते हैं जहां एआई मेहनत की जरूरत को खत्म कर देती है, एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज की भरमार और इंटेलिजेंस की कोई कीमत ना रहे, क्योंकि एआई का आईक्यू हमसे कहीं ज्यादा है, तो क्या कैपिटलिज्म टिका रह पाएगा? उसका क्या मकसद रह जाएगा? कैपिटलिज्म, हाँ बिल्कुल। कैपिटलिज्म को इंसानों की जरूरत नहीं है। उसे बस पैसा और मुनाफा चाहिए और तरक्की। पर इसके लिए शेयर होल्डर्स भी चाहिए होंगे। और एआई ये सब कुछ कर सकती हैं। अगर देखा, कैपिटलिज्म ने पहले ही ऐसी नॉन ह्यूमन हस्तियां खड़ी कर दी हैं जो पूरी व्यवस्था चला रही हैं, जिन्हें हम कॉरपोरेशंस कहते हैं। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये दरअसल इंसान नहीं है, ये दरअसल कॉरपोरेशंस हैं जो कि लीगल पर्सन्स हैं जिनका अपना कोई शरीर या दिमाग नहीं है। पर मुझे नहीं लगता कि पर आज से पहले, लेकिन अब तक ये कॉरपोरेशंस सिर्फ एक लीगल फिक्शन थी।
क्योंकि जब मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ये कहता है कि वो बाकी कंपनियों को खरीदना चाहता है, तो वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का इरादा नहीं है, उसके पीछे इंसान हैं, वो एग्जीक्यूटिव्स और शेयर होल्डर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं। लेकिन एआई के साथ एआई वो है जो अपने डिसीजंस खुद से ले सकता है। अगर कोई भी अपने डिसीजंस खुद से नहीं ले सकता तो वो एआई नहीं है। तो हम उस पॉइंट के क्लोज हो सकते हैं जब एआई खुद एक कॉरपोरेशन बन सकती है जो बिना किसी इंसान के अपने फैसले ले सकती है। जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया जिसमें शायद लाखों या फिर करोड़ों एआई कॉरपोरेशंस एग्जिस्ट करते हों, जहां पर सिर्फ एआई डिसाइड करेंगे कि हम ये बेचेंगे, ये खरीदेंगे, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे और बस एआई इंटरेक्ट करेंगे बाकी एआईज के साथ। और अगर वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बेटर डिसीजंस लेंगे बिजनेस को लेकर, वो ज्यादा पैसा कमाएंगे। और फिर उनका राज होगा फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिस्टम पर जो लीगल फ्रेमवर्क है वो पहले से ही कॉरपोरेशंस और उनके लोगों के पास है। अब एआई को बस इसमें खुद को फिट करना है। दिलचस्प है। क्या पैसे की अहमियत खत्म हो रही है? हो सकता है। डिपेंड करता है पैसा आपके लिए क्या है। पैसा अपना स्वरूप बदल सकता मेरा है। मतलब स्टोर ऑफ वैल्यू या मेहनत के बदले मिलने वाली चीज। बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि कैसे नॉर्मल करेंसीज कमजोर हो रही हैं और क्रिप्टो करेंसीज का चलन बढ़ रहा है, जिन्हें एल्गोरिदम्स द्वारा बनाया और चलाया जाता है। एक वक्त ऐसा आ सकता है जब करेंसी का मतलब ही एआई टोकन्स या फिर शायद टाइम सर्वर्स पर या डेटा हो जाए। एआई एक दूसरे के साथ डॉलर्स के बजाय इन टोकन्स या डेटा में लेन देन करेंगे, और तब बाकी करेंसीज जैसे कि डॉलर, यूरो या येन, इनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। माना आपके पास बिलियन डॉलर्स हैं, लेकिन एआई को डॉलर्स चाहिए ही नहीं। लेकिन एआई को अपनी करेंसी चाहिए। उन्हें चाहिए डेटा या फिर जो भी है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि घोड़े अलग अलग चीजों को महत्व देते हैं, सोने के सिक्कों को नहीं। और फिर एक दिन घोड़ों ने देखा कि उन्हें इंसान जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं, जो उन्हें सोने के सिक्कों के बदले खरीदते बेचते हैं, जो इन घोड़ों की समझ के बाहर है। घोड़ा देख सकता है कि एक इंसान ने उसे दूसरे इंसान को सौंपा और बदले में धातु का एक चमकता हुआ टुकड़ा लिया। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। मान लीजिए आपको नौकरी से निकाल दिया गया और किसी दूसरी एआई कंपनी ने आपको काम पर रख लिया, और आपको समझ नहीं आएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया या उनका तर्क क्या है। अच्छा, अगर मैं इंडिया का एक 25 साल का लड़का होता जो कैपिटलिज्म की इस दुनिया में सफल होना चाहता है, तो आप मुझे इस वक्त किस चीज पर ज्यादा ध्यान देने की सलाह देंगे? आपको ये सवाल मेरे हस्बैंड से पूछना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस को ज्यादा अच्छे से समझता है। मुझे तो सिर्फ किताबें लिखना और भाषण देना आता है। मैं बिजनेस में अच्छा नहीं हूँ, इसीलिए मुझसे बिजनेस की एडवाइस मत लीजिए। लेकिन मेरा मन ये कहता है कि फिलहाल किसी को कुछ नहीं पता। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि उसे मालूम है कि अगले 5 साल में जॉब मार्केट या फिर 5 साल में फाइनेंशियल सिस्टम कैसा दिखने वाला है, तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। इसीलिए मेरी तरफ से सलाह होगी, खुद को हर दिशा में विकसित करें, हर तरफ से। किसी बहुत ही सीमित चीज के लिए खुद को ट्रेन मत कीजिए। एक युवा के तौर पर जब आप अपने हुनर को बढ़ाते हैं तो सिर्फ किसी बहुत ही सीमित चीज पर ध्यान ना दें, जैसे कि कोडिंग। हो सकता है 5 साल बाद कोडिंग की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि एआई हमसे बेहतर कोड लिख रहे होंगे। इसीलिए अपने स्किल्स का दायरा बड़ा रखें। जैसा कि आपने लोगों को कहते सुना होगा, आपको बस दिमाग की, दिल की और हाथों की जरूरत है। आपको कुछ इंटेलेक्चुअल स्किल्स चाहिए, उसके साथ साथ सामाजिक और भावनात्मक भी होना जरूरी है, और शारीरिक क्षमताओं की भी जरूरत है। शरीर भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप इन सभी को, यानी कि आप अपनी बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक क्षमताओं को निखारने में लगाएं। इसमें आध्यात्मिक क्षमताओं को भी शामिल करें, ताकि आप अपने अध्यात्म पर भी ध्यान दे सकें। बहुत से लोग मुझसे आध्यात्मिकता के बारे में बात करते हैं, लेकिन मुझे ये पूरी तरह समझ नहीं आता। आपके हिसाब से आध्यात्मिकता क्या होती है? क्या ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है? ये रियलिटी को समझने की कोशिश है। जैसे मेरे लिए धर्म और आध्यात्मिकता एक दूसरे के विपरीत होते हैं। धर्म लोगों को ऐसे जवाब देने के बारे में है जिन पर आप सवाल नहीं उठा सकते। वो कहते हैं
हकीकत समझनी है तो ये है, कहानी सुनो और इस पर विश्वास करो, नहीं तो तुम नरक में जलोगे या फिर हम जला देंगे। ये धर्म है। आध्यात्मिकता का मतलब है मैं रियलिटी को समझना चाहता हूँ। मैं जिंदगी को और अपने दिमाग में उठने वाले विचारों को समझना चाहता हूँ कि वो कहाँ से आते हैं, और मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ। बस इसी इन्वेस्टिगेशन को मैं आध्यात्मिकता मानता हूँ। ये शब्द इन्वेस्टिगेट, क्या ये इजराइल में बहुत आम है? मेरा एक स्पीच ट्रेनर है जो इजरायली है और वो ये शब्द बहुत प्रयोग करते थे। ऐसा है क्या? मैंने किसी और देश के लोगों के मुंह से इतना नहीं सुना। मैंने कभी ये सोचा नहीं। वो कहते हैं कि जब आप भाषण देते हैं, एक लाइन बोलने के बाद सुनने वालों को इन्वेस्टिगेट करें कि उनके चेहरे पर किस तरह के भाव आ रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। इंटरेस्टिंग। हो सकता है। जियोपॉलिटिकल के नजरिए से वेनेजुएला और ईरान पर आपका क्या विचार है? ऐसा लग रहा है मुझे कि मदुरो के जाने का कोई दुख नहीं है और मुझे खुशी होगी अगर ईरान का मौजूदा निजाम खत्म हो जाए। लेकिन सवाल यही रहता है कि उनकी जगह कौन लेगा। एक तानाशाह को हटाकर दूसरे को लाना वो समाधान नहीं है। जब गद्दाफी गया सब खुश हो गए कि गद्दाफी मर गया, पर क्या लिबिया में उसके बाद हालात सुधरे? सद्दाम हुसैन के खात्मे के बाद क्या सच में इराक पहले से बेहतर हुआ? तो ये कोई हॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्म नहीं है जहां आप कहें कि ओ दुनिया की सारी बुराइयां इस आदमी में हैं तो उसे मार दिया जाए। देखो, ये रहा एक शैतान और दूसरी तरफ कि ये रहा हमारा सुपरमैन जिसने डॉक्टर इविल को मार दिया और अब सब ठीक हो गया। ये सब असल जिंदगी में नहीं होता है। अगर आपने उस विलन को मार भी दिया तो भी असली काम तो अब शुरू होने वाला है। दोबारा समाज के निर्माण का और लोकतंत्र की स्थापना का है। तो वेनेजुएला की बात करें तो ये काफी नहीं है कि मदुरो को हटा दिया गया है। हमें देखना है कि डेमोक्रेसी का निर्माण कैसे होगा वेनेजुएला में, और बस वहां बस तेल ढूंढ लेने से डेमोक्रेसी नहीं आ जाएगी। किसी ने कहा था कि, मेरे ख्याल से ये हॉब्स ने ही कहा था कि जो भी होगा नो रूल से बेहतर तो होगा ही, फिर भले ही वो तानाशाह क्यों ना हो। मैं इससे सहमत हूँ। नो रूल सबसे बुरा होता है जी। लेकिन हमें इससे बेहतर की उम्मीद करनी चाहिए, और अब तो हमें पता भी है कि हम बेहतर कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप हॉब्स के समय में होते, 17वीं शताब्दी में जब धर्म युद्ध चल रहे थे, तब लोग सोचते कि एक समझदार, एक तानाशाह या राजा ही सबसे अच्छा विकल्प है इंसानियत के लिए। हाँ, एक कुशल तानाशाह काम तो जल्दी करवा ही सकता है। 17वीं शताब्दी से हमारे पास ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जहां हम कह सकें कि ये तो बहुत बड़े स्तर पर लोकतंत्र है। मतलब हॉब्स के समय पर लोकतंत्र बहुत ही छोटे छोटे राज्यों में था, जैसा हम देखते हैं एंशिएंट एथेंस में, या फिर रेनेसांस के समय फ्लोरेंस में। किसी को मालूम नहीं था कि बड़े स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। लोग सिर्फ इसे एक सपना मानते थे जो कि पूरा नहीं हो सकता। लेकिन आज 2026 में हमारे पास पिछले 100 सालों का अनुभव है। हम जानते हैं कि हम बड़े स्तर पर काम करने वाली डेमोक्रेसी बना सकते हैं। तो अब इसे कोई भी सिर्फ कल्पना नहीं कह सकता, ये कोई सपना नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा ही है। क्योंकि अगर आप आज से 100 साल पहले रह रहे होते तो सोचते कि बाहरी देशों के साथ भरोसे का रिश्ता कायम करना मुश्किल है, वो भी हम पर भरोसा नहीं करेंगे। ना कभी हुआ है और ना कभी होगा, लेकिन अब ये हो सकता है। और इस बात का सबूत हमें हर देश का बजट देखकर मिल सकता है। पहले के समय में सरकारी बजट का 50% से ज्यादा हिस्सा मिलिट्री पर खर्च होता था। रोमन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर और द अथेनियन डेमोक्रेसी, हर एम्पायर में 50% से ज्यादा बजट मिलिट्री पर खर्च होता था। लेकिन 11वीं सदी की शुरुआत में हर देश का एवरेज मिलिट्री पर खर्च किया जाने वाला बजट घटकर 6 से 7% रह गया। देशों को इतना सुरक्षित कभी महसूस नहीं हुआ पूरे मानव इतिहास में। छोटे छोटे देशों को भी ये समझ आ गया कि वो सिर्फ 6 से 7% भी खर्च करेंगे, तब भी पड़ोसी देश उन पर हमला करने नहीं आएंगे। जब हर किसी के पास एक दूसरे को तबाह करने की ताकत हो तो शायद युद्ध करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये तो देखिए, इससे हमेशा युद्ध से हमेशा नुकसान ही हुआ है। क्योंकि जब देशों ने 50% सिर्फ सेना पर खर्च कर दिया तो उनके पास ना हेल्थ केयर के लिए, ना शिक्षा के लिए और किसी भी चीज के लिए पैसा नहीं बचा, और हर कोई बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर हो गया।
क्योंकि जब वो आसपास देखते थे तो उन्हें महसूस होता था कि बाकी सारे देश ऊपर से नीचे तक हथियारों से लैस थे। हर कोई बस यही सोचता था कि ओह मुझे ये आइलैंड चाहिए, ये मुझे प्रोविंस चाहिए, ओह मुझे वो भी चाहिए, ये भी चाहिए ताकि मैं सिक्योर रहूं। और बाकी कंट्रीज कहती थी कि अरे नहीं, ये तो मुझे चाहिए ताकि मैं प्रोटेक्टेड रहूं। कोई भी सेफ फील नहीं करता था। लेकिन जब 21वीं शताब्दी शुरू हुई, जब आप बस 6% खर्च करते हैं मिलिट्री पर, हर किसी को ज्यादा पैसा मिलेगा हेल्थ केयर के लिए। इतिहास में पहली बार हेल्थ केयर पर 10% से ज्यादा खर्च किया गया। इतिहास में पहली बार पूरी दुनिया के हर देश की सरकार ने सेना से ज्यादा स्वास्थ्य पर खर्च करना शुरू किया। ये मुझे मानव जाति की सबसे बड़ी उपलब्धि लगती है। लेकिन अफसोस कि आज दुनिया के कुछ ताकतवर लोग इसे जानबूझकर बर्बाद कर रहे हैं। मैं बस ऐसे ही सोच रहा था, अगर हम डोज जैसी प्रणाली को 100% सफल मान लेते हैं तो धीरे धीरे सारी अफसरशाही खत्म हो जाएगी। ऐसे में सारे फैसले सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में आ जाएंगे, जो अंत में फिर से एक तानाशाही की तरफ इशारा करता है। हाँ, है ना? तो शायद डोज ने बिना किसी की नजर में आए चीजों को उस रास्ते पर डाल दिया है जहां ये सब हो सकता है। हाँ, इसने एक और बड़ा काम किया है। इसने पावर को शिफ्ट किया ह्यूमन ब्यूरोक्रेट से एआई ब्यूरोक्रेट्स पर। आप ब्यूरोक्रेसी को खत्म नहीं कर सकते, आपको उसकी जरूरत है। और ब्यूरोक्रेसी बुरी चीज नहीं होती। कोई बड़ी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती ब्यूरोक्रेसी के बिना। लेकिन हमने देखा कि डॉज की कोशिशों में वो ब्यूरोक्रेसी को खत्म नहीं कर रहे। वास्तव में ऐसा है कि बल्कि इंसानों की जगह एआई ब्यूरोक्रेट्स को ला रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा ओपेक हैं, ज्यादा रहस्यमयी हैं। आप समझ नहीं सकते कि वो क्या कर रहे हैं और वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। और इसमें जैसा कि पावर और अथॉरिटी शिफ्ट होकर इंसानों से एल्गोरिथम्स पर चली जाती है, जैसा हमने सोशल मीडिया में देखा। देखो, पहले एडिटिंग का काम जो था एक इंसान करता था। अब भी एडिटिंग का काम हो रहा है, लेकिन वो काम एक एल्गोरिथम कर रहा है। और वो एल्गोरिथम इंसानों के मुकाबले बहुत बहुत बुरा काम कर रहा है, इंसानों से बहुत ही बुरा। ये पॉडकास्ट खत्म होने से पहले क्या आप हमें किसी विचार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है। आज के लिए क्या विचार है? फिलहाल के लिए अभी हमारे आसपास जो चल रहा है उसके बारे में। आज के हालात को देखते हुए मैं एक जरूरी बात दोहराना चाहूंगा। उन लोगों पर यकीन मत कीजिए जो कहते हैं कि पावर ही सब कुछ है और पावर को बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं। अगर आप व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा सोचेंगे तो आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। आप ऐसे रिश्ते नहीं चाहेंगे जो सारे रिश्ते नाते भूल कर बस पावर के बारे में सोचते हो। ये बहुत ही बुरा रास्ता है। और सभी इंसानों के नजरिए से देखें तो इस तरह से जीने से बुरा असलियत में कुछ भी नहीं है। अगर लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स सब यही सोचें कि जो असलियत में मायने रखता है वो सिर्फ पावर है, जितने भी रिश्ते हैं असल में सब पावर स्ट्रगल्स हैं, और फिर हम ऐसी दुनिया में होंगे, सबसे पहले हम अपना 50% बजट मिलिट्री पर खर्च कर रहे होंगे और हेल्थ केयर के लिए कुछ नहीं बचेगा, और फिर सब कुछ बिखर जाएगा। अराजकता फैल जाएगी, देशों के बीच भी लड़ाई होने लगेगी। लोग लड़ना शुरू कर देंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ पावर ही है। अगर इसके पास पावर है तो मेरे पास क्यों नहीं? तो अगर ख्याल आए, चलिए वापस से ख्याल की बात करते हैं। तो अगर ख्याल आता है कि सब कुछ बस पावर ही है, उस ख्याल को ऑब्जर्व करें और उसको जाने दीजिए। उसको पकड़ कर मत रखिए और उसे खुद पर हावी मत होने दीजिए। ये बहुत ही बुरा, ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ज्यादा विनाशकारी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया युवल।